नमस्कार साथियों। ओम शांति आप सभी जी को। नाम मुकेश कुमार और दिल्ली एनसीआर से हूँ। अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। इस बिजनेस को करते हुए आज मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में 20 साल नौकरी की है और नौकरी में इच्छाएं तो नहीं थी नौकरी करने की, क्योंकि एक बिजनेस करने का विचार था। लेकिन जब एक बार नौकरी में चला गया तो वहां से निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। और फिर आराम से जिंदगी चल रही थी तो कोई प्रेशर नहीं था। घर में भाई भी थे, पिताजी भी थे, सब कमाने वाले थे, तो जिंदगी बड़ी आराम से बीत रही थी। लेकिन 20 साल की नौकरी में केवल जिंदगी बीती रही थी, कुछ बना नहीं पाए थे। और एक समय ऐसा भी आया है कि 20 साल की नौकरी एक झटके में बंद हो गई 4 नवंबर 2017 को। वहां से फिर जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ, सोचना शुरू हुआ कि अगर जिंदगी इसी प्रकार से चलती रहेगी, कोई दूसरी नौकरी करने जाएंगे, फिर अगर वो बंद हो गई फिर क्या होगा। तो विचार किया कि अब नौकरी नहीं करेंगे और फिर दुकान खोली पतंजलि की। और उसी दुकान पे फिर उसको बढ़ाना शुरू किया। बहुत छोटा अमाउंट था, क्योंकि उस समय 20 साल की नौकरी करने के बाद पैसा भी ज्यादा नहीं बचा था, बस ये था कि जिंदगी चल रही है। लेकिन जब नौकरी छूटी, जब समझ में आया कि नौकरी अगर सडनली ऐसे खत्म हो जाए तो जिंदगी में उथल पुथल बहुत हो जाती है। 40,000 रुपये जो महीने के आ रहे थे, अगर वो एक झटके में आने बंद हो जाए किसी भी कारण से। मेरी तो नौकरी छूटी है, बहुत सारे साथियों की जिंदगी छूट जाती है, घर में पैसा आना बंद हो जाता है, तो समस्या बहुत विकट हो जाती है। तो इन चीजों को हमें सोचना पड़ेगा। आज प्राइवेट नौकरी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, गवर्नमेंट का भी नहीं है। और जो लोग कहते हैं हमारी पेंशन आती है, ये आता है वो आता है, आज तो गवर्नमेंट की जॉब में भी पेंशन वगैरह सारी लगभग बंद हो चुकी है, और नहीं तो कुछ है भी नहीं। तो इन सारी चीजों पे हमें विचार करना पड़ेगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जाए जो आगे भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना होने दे, ना हमें और ना हमारे परिवार को। तो फिर मैंने दुकान खोलने का निर्णय लिया और इसी दुकान के माध्यम से मुझे ओम सर मिले। अगर मैं किसी जॉब में चला जाता तो फिर आज मैं इस सिस्टम में नहीं होता। तो इस सिस्टम में मुझे आना था, एक चक्र घूमना था कि नौकरी की तरफ नहीं जानना है। और ओम सर ने और साथ में सतीश जी आए थे, तो दोनों लोगों ने इस सिस्टम की मुझे जानकारी दी। शुरू में इग्नोर किया, जैसे हर कोई व्यक्ति करता है। आज हम फील्ड में भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने नेटवर्किंग करके छोड़ दी है। उनके माइंड में भी गलत चीजें बनी होती है, नेटवर्किंग में कुछ नहीं होता है, या अपलाइन ठीक नहीं मिलता है, या कंपनी ठीक नहीं मिलती है, या प्लान ठीक नहीं होता है। किसी ना किसी कारण की वजह से आज मार्केट में लोग इसके विपरीत हैं। और यही चीजें मेरे साथ भी थी। 2002 और 2003 में 3 कंपनियां की थी, लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और तीनों कंपनियों से निराशा आई। क्योंकि जो मुझे अब समझ में आता है कि वहां मुझे अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला। साथ में वो जो कंपनियां थी, मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी थी, पैसों को घुमाने वाली थी। एक बार लेना, उसके बाद जो है दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं थी। तो कुछ समय के बाद मालूम चला वो तीनों ही कंपनियां बंद हो गई। नेटवर्किंग की ताकत समझ में आ चुकी थी, लेकिन दम अपने अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा कोई नेटवर्किंग करूं। क्योंकि जैसे तीनों कंपनियों में देखा था कि अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला था, तो मन में यही आ चुका था कि अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता तो ऐसी जगह जाना ही क्यों है। लेकिन जब ओम सर ने बार बार फॉलो अप किया तो तीसरी चौथी बार में कुछ प्रोडक्ट लिए, फिर प्लान को समझा, समझ में आया। लेकिन समझने के बाद फिर मैंने ये नहीं सोचा कि इसको करना कैसे है। समझने के बाद के लिए यही सोचा कि इसको करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, कि इसको करना कैसे ये नहीं सोचा, इसे करना है ये सोचा है। और आज लोग इसके ऊपर दिमाग लगाना शुरू करते हैं, इसको करना कैसे, करना कैसे। आप करने लग जाओगे, अपना आप आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कैसे होगा कैसे होगा, तो आपने एक सवाल उत्पन्न कर दिया अपने बिजनेस के बीच में। और जब सवाल कहीं पे भी आ जाता है, क्या, क्यों, किंतु, परंतु, कैसे, तो फिर वहां वो चीजें बन नहीं पाती है। फिर आप उसी उलझन में ही हमेशा जिंदगी भर उलझ के रह जाते हो। और फिर कहते हो सिस्टम खराब है। सिस्टम नहीं खराब है, हमें अपने आप को इसमें बदलना पड़ेगा। और मैंने ये नहीं देखा कि मेरे घर से ऑफिस कितनी दूर हुआ करता था। सर ने केवल एक ही बात बोली कि NIT टू फरीदाबाद है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर होगा। और मैंने कहा ठीक है सर, मीटिंग किस किस दिन होती है। उस समय दो दो दिन हुआ करती थी, एक थर्सडे को और एक संडे को।
और ना तो मैंने थर्सडे की मीटिंग मिस करी और ना संडे की मीटिंग मिस करी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि मेरे अंदर काफी ज्यादा जोश था, और मेरा एक जगह बिजनेस चल रहा था सूरजपुर। यहाँ से लगभग अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर होगा। और मैं सुबह सुबह अपने घर से 6 बजे निकल जाया करता था, और क्योंकि वहां पे मुझे 7 बजे पहुंचना होता था। 7 से 8 कुछ साथी थे हमारे जिनको इस बिजनेस की जानकारी देनी होती थी, और 8 बजे तक जानकारी दे के फिर वापस आना होता था। उस दिन संडे का दिन था, और संडे की मीटिंग ओम सर की रहती थी एनआईटी में, और मैं सूरजपुर जा चुका था। फिर वहां से सोचा कि यार ये तो रोज का ही वही काम है, रोज की वही कहानी है, प्लान पे बात, डेमो पे बात, और ये तो मुझे आता ही है क्योंकि मैं फील्ड में दे ही रहा हूँ। मुझे जरूरत क्या वहां जाने की, आज चलो देख लिया जाएगा, बाद में चलेंगे, कोई समस्या नहीं है। और इसे करते करते 2-3 प्लान मैंने वहां और दिए। और ओम सर की जो मीटिंग होती थी लगभग 1 बजे शुरू होती थी, और 3 बजे के आसपास वो बंद हो जाती थी, खत्म हो जाती थी मीटिंग। तो वहां से मुझे आते आते लगभग 2:30 बज चुके थे। और जब मैंने मीटिंग रूम में प्रवेश किया, काफी सारे साथी थे हमारे मीटिंग ले रहे थे, लेकिन उस दिन की मीटिंग मुझे कुछ अलग दिखाई दी। और फिर मेरे मन में उस दिन गिलानी हुई कि यार आज की मीटिंग आपने छोड़ के दी, और यहाँ आज तक अभी तक जो सर ने बताया था पिछले लगभग 3 महीने से, ये तो बिल्कुल ही अलग हट करके है। तो उस दिन मुझे वहां बताया गया सभी लोगों से कि ये मीटिंग नहीं है, ये डिप्लोमा ट्रेनिंग है ये, और इस बिजनेस को अगर आपको आगे करना है तो डिप्लोमा में आना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो जनरली हम बात करते हैं प्लान पे, डेमो पे, उससे अंदर की जो और गहराई होती है उसको जो है, उसको और गहराई से जो है बताया जाता है। तो मैंने फिर सर से बोला, मैंने कहा कि सर ये मीटिंग दोबारा कब होगी? सर ने एक ही जवाब दिया, पता नहीं कब होगी, क्योंकि सर के पास तो बहुत सारा भंडार है ज्ञान का, और एक ही ज्ञान को अगर हर हफ्ते दे दिया जाएगा तो फिर नई चीज कहाँ से सामने सीखने को मिलेंगी। तो उस दिन बड़ा अफसोस फील हुआ, लेकिन उस दिन मैंने अपने आप से निर्णय लिया कि आज के बाद मीटिंग को कभी मिस नहीं करूंगा। और फिर जब भी मीटिंग होती थी, मीटिंग में समय से आना और सबसे लास्ट में जाना। तो कभी ये नहीं हुआ कि हाँ आराम से चलेंगे, शुरू होने दो, बाद में देख लिया जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। मीटिंग में समय से पहले पहुंचना, और जब सब लोग चले जाए उसके बाद जाना। तो ये नियम बना लिया, और जो भी चीजें सिखाई जाती थी उसको फिर हम समय नहीं लगाते थे कि 1 महीना लगे, 1 साल लगे, सीख लेंगे, नहीं। जो सिखाई गई अगली मीटिंग से पहले उन चीजों को हमें अपने अंदर जो है धारण करना है, उन सारी बातों को, उस प्लान को, उन सारे सिस्टम को। ये नहीं कि हो जाएगा देख लेंगे, अगर हो जाएगा तो दोस्तों ऐसे दुनिया में सभी का हो जाता। अगर आपके पास, आप डेली बेसिस पे आप उसको लर्न नहीं करोगे, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, उसको याद नहीं करोगे, तो आप टीम को क्या सिखाओगे? और ये सारी चीजें चलती रही, जो भी सर ने वीकली सिखाया उसको सीखता चला गया, और अपनी टीम को फिर जानकारी देता चला गया। और सीखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये समझ में आया कि जब मैं सिखाता हूँ अपनी टीम को, तो वहाँ बहुत सारी चीजें सीखने को खुद अपने आप आ जाती हैं। ऐसे ऐसे शब्द निकल करके आते हैं जो मैंने कभी सीखा भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं था ऐसे। क्योंकि जब आप किसी चीज में लगे रहोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, और आपको ऐसे ऐसे उदाहरण आपके माइंड से निकलने शुरू हो जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। और समय के अनुसार, जैसे आज का टॉपिक भी है वक्त की कीमत को समझे जो है, तो अगर आप उस वक्त की कीमत को अगर आप समझ करके इसके ऊपर काम करेंगे, तो वक्त के अनुसार आप चलेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ठीक है आज सर ने बताया, आज ट्रेनिंग हुई है, इसको अगले हफ्ते देख लेंगे। ऐसे फील्ड में हमारे बहुत सारे साथी हैं कि उनको बोलो अगले हफ्ते आपको डेमो प्रिपेयर करके लाना है, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, अरे सर कर लेंगे, अरे सर अभी क्या करना है सर, अभी तो आता ही नहीं है मुझे जो है। तो इसको कहने से कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे क्या? जिंदगी में आपको कामयाबी मिलेगी? आप एक 4 प्रोडक्ट का आप डेमो नहीं दे पा रहे हैं, और आप चाहते हैं करोड़पति बनना, कैसे संभव है ये? इसके लिए आपको प्रयत्न तो करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो नहीं आएगा। स्कूल में बच्चा पढ़ता है, स्कूल से होमवर्क मिलता है, तो घर में वो लेके आता है, माँ बाप आपको केवल समझा सकते हैं, केवल आपको बता सकते हैं, आपका होमवर्क नहीं कर सकते। होमवर्क तो बच्चों को खुद करना पड़ेगा। और आज एमडी में भी हमारा होमवर्क है, हमें कंप्लीट प्लान आना चाहिए, हमें कंप्लीट डेमो आना चाहिए, हमें खुद भी फील्ड में भागना चाहिए। लेकिन लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं।
लेकिन वो ये नहीं समझते हैं, वो जो मुस्कुरा रहे हैं किसके ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, खुद के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। सोचना है दोस्तों इसको, अगर आपको यहाँ पैसा कमाना है, सम्मान कमाना है, सब कुछ लेना है यहाँ से, तो ये आपको खुद ही होमवर्क करना पड़ेगा और समय के साथ आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सिस्टम चलता चला गया, कामयाबी मिलती चली गई, उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन कभी अपने आप को पीछे नहीं धकेला। और जब भी अगर किसी से बात होती है, चाहे ओम सर का फोन आए, चाहे टीम से किसी का भी फोन आए, लोग जब भी पूछते हैं कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कैसा होगा, बहुत बढ़िया होगा, और आगे सबसे आगे होगा। कभी ये नहीं बोला सर कि कुछ नहीं चल रहा है, खराब चल रहा है, ये चल रहा है। सोच, जैसे आप सोच बनाएंगे, जैसे आप बनाएंगे, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वैसा ही आप करेंगे भी। लेकिन अगर आपने शुरुआती दौर में, यानी जो पहला पहलू है सोचने का, अगर आपका सोचना सही है तो आपका बोलना भी वैसे ही होगा, और आपका बोलना अगर वैसी है तो आपका करना भी वैसे ही होगा। और जब ये तीनों चीजें होती हैं, सोचना, बोलना और करना, तो कामयाबी अपने आप आना शुरू हो जाती है। हो सकता है किसी को जल्दी आए, हो सकता है किसी को देर से आए, लेकिन अगर आपका ये क्रम कंटिन्यू चलता रहेगा पॉजिटिव वे में जो है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी क्रम में आज मैं वक्त के ऊपर एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस कहानी से। तो ये कहानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की है। वो एक बार पूरे हिंदुस्तान में तो वो विचरण करते ही थे वो, तो एक बार वो एक नदी के किनारे एक आश्रम में बसे हुए थे, और उनके कुछ शिष्य, उनके साथी भी वहां पे साथ में ही रहते थे। तो ऐसे समय गुजरता चला गया, तो उसी गांव में एक सन्यासी और आके रहता था, और उसको अपने ज्ञान पे बहुत ज्यादा घमंड था, और वो अक्सर उसके दिमाग में ये रहता था कि परमहंस जी को जो है मैं कैसे नीचे नीचे गिरा के रखूं, मतलब उनकी जो है इज्जत को जो है थोड़ा सा अपने से नीचे करके रखूं। तो वो अक्सर कुछ ना कुछ जो है उपाय ढूंढता रहता था, कुछ ना कुछ ऐसी बातें गांव में या उनके सामने करता रहता था जिससे परमहंस जी का मान जो है थोड़ा नीचे गिरे। तो परमहंस जी जब अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तभी वो सन्यासी वहां पहुंचा। वह भी उसी गांव में रहता था, तो उसे अपनी विद्याओं का बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। सदैव परमहंस जी के विरोध में रहता था, और कई वर्षों से वो पानी पे चलने की जो है कला को सीख रहा था। और जब ये लगातार वो सीखता चला गया, तो उसको फिर आ भी गई, वो ज्ञान भी प्राप्त हुआ, वो विद्या उसे प्राप्त होगी, वो बिना किसी सहारे के पानी के ऊपर आसानी से चल सकता था। बस इसी खुशी में वो परमहंस जी को जो है नीचा दिखाने के लिए वहां पहुंचा, और वो पूरा तय करके वहां पहुंचा हुआ था कि आज मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ पे क्या क्या बोलना है। उसके माइंड में पहले सारा प्लान सेट हो चुका था। उन्होंने ये आते ही जो है अकड़ बड़ी आवाज में रामकृष्ण परमहंस जी को जो है संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, मैं आपको आज चुनौती देने आया हूँ, और आप अपनी विद्या का प्रदर्शन करें और मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन करता हूँ, देखते हैं श्रेष्ठ कौन है। अब ये चुनौतीपूर्ण उसके भाव थे परमहंस जी के सामने। वो अपने पानी के चलने के ऊपर इतना मगरूर हो चुका था, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या मैं सही हूँ और क्या मैं गलत हूँ। और ये लगातार उसका प्रयास जो है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये चीजें उसके अंदर चलती चली गई। तो परमहंस जी ने बड़े नम्र स्वभाव से कहा कि इसमें क्या फायदा है कि आप मेरे से संघर्ष करो, मैं आपसे करूं, आप अपने में गुणी हो और मैं अपने में गुणी हूं। पर वो नहीं माना, और कहा कि लगता है कि आप जो है डर गए हैं मेरे से, और यहाँ पर बैठकर विद्या बिना यहाँ पर बैठकर जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप जो है। फिर परमहंस जी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है मैं बेवकूफ बना रहा हूँ, तो मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ, तो अब आप बताएं करना क्या है। उस सन्यासी ने कहा कि कल सुबह सभी गांव वालों को बुलाया जाए और नदी के किनारे इकट्ठे हो जाए, और कल मैं आपको बिना नाव के पानी के ऊपर चलकर नदी को पार करके दिखाऊंगा, फिर आप अपनी विद्या को दिखाना। परमहंस जी ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। गांव में ढिंडोरा पीट दिया गया, और अगले दिन जो है सुबह सुबह सभी लोग जो है पहुंच गए, और अभी सबके मन में ये चलने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि परमहंस जी को भी सभी जानते थे और उसको भी सभी जानते थे। तो परम जब वहां नदी के किनारे पहुंचे,
तो अपनी अपनी विद्या दिखाने का समय शुरू हुआ। तो सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और सन्यासी ने मुस्कुराते हुए नदी के किनारे गया। अब पानी के ऊपर विद्या की शक्ति से जो चलना शुरू किया, और थोड़ी ही देर में वो नदी के दूसरे छोर पे भी पहुंच गया। और फिर वहां से वापस नदी के ऊपर, पानी के ऊपर चलता हुआ वो परमहंस जी की तरफ आकर के वो खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए अकड़ बड़े स्वर में उसने परमहंस जी को कहा कि अब आपकी बारी है। परमहंस जी ने थोड़ी देर वहां शांत रहे, देखते रहे, और फिर उन्होंने एक नाविक को बुलाया और उसकी नाव में वो बैठ गए। नाविक को कहा कि नाव को नदी के उस ओर ले चलो। नाविक ने नाव को चलाया और दूसरे किनारे लेके चला गया। नाव उस पार गई और फिर परमहंस जी ने उस नाविक को कहा कि अब वापस अब उधर ही ले चलो। नाविक फिर वापस लेकर के आ गया। जिस साइड सारे लोग खड़े थे, सन्यासी खड़ा था। परमहंस जी ने नाविक से पूछा कि आपको मुझे लाने और ले जाने में आपकी मेहनत का कितना खर्चा लगता है। उन्होंने कहा कि 20 रुपए, जैसे आज हम 20 रुपए देते हैं, उस समय जो भी पैसा होगा तो वो चीज था। उन्होंने बोला 20 रुपए। परमहंस जी ने 20 रुपए निकाले, नाविक को दिया और चुपचाप खड़े हो गए। अब सन्यासी ने जब ये देखा कि मैं तो पानी के ऊपर चल के गया हूँ, ये नाव के ऊपर चल के गए, वो बड़ी तेजी से जोर से जो है ठहाके मार के हंसने लग गया और परमहंस जी के वगैरह उंगली करके इशारा करके उनको चिढ़ाना शुरू किया कि ये देखो ज्ञानी, ये देखो इसने अपने ज्ञान का कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने अपने ज्ञान का, अपने विद्या का पानी के ऊपर चल करके प्रदर्शन किया है, और ये नाव में बैठ करके देखो कितने बुद्धिमान है। सन्यासी ये देख करके जोर जोर से हंसने में लगा हुआ था और परमहंस जी को चिढ़ा रहा था जो है, और कहा देखो भाई इसका ज्ञान देखो, मैंने अपनी विद्या की शक्ति से पानी पे चल करके दिखाया और परमहंस ने नाव में चढ़ करके दिखाया। क्या शक्ति है, क्या ज्ञान है इनके पास। आप लोगों को ये केवल बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनकी बातों में अब आना नहीं है। आप सब लोगों ने देख लिया है कि नाव में बैठ के तो कोई भी पार कर ले। इन्होंने कौन सा इसमें अलग करके दिखाया। इनका ढोंग अब समाप्त होता है। आज के बाद कोई भी इनके पास विद्या लेने के लिए नहीं जाएगा। परमहंस जी मुस्कुराए और उनके पास गए और बड़े ही विनम्र स्वभाव से सन्यासी से पूछा, आपने कितने समय में पानी पर चलने का अभ्यास करके सीखा है। सन्यासी ने खुश होकर कहा, मुझे पूरे 20 वर्ष लगे हैं ये विद्या सीखने में, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम तो नाव में ही घुमा करो जो है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। परमहंस जी ने कहा, भाई आपने 20 वर्ष लगाकर पानी में चलना सीखा, नदी को इस पार से उस पार करने में, और मैंने 20 रुपए देकर ही नदी को पार करके दिखा दिया। आपने 20 वर्ष की मेहनत की कीमत मात्र 20 रुपए है। आपने मेहनत ज्ञान केवल 20 रुपए के लिए 20 वर्ष गंवा दिए। ये बात सुनकर सन्यासी हंसपत रह गया। वो जवाब नहीं दे पा रहा था कि मेरी 20 साल की मेहनत इनके 20 रुपए के बराबर है। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं जवाब क्या दूं। वो जवाब नहीं दे पा रहा था। गांव वाले भी इस जवाब को सुनकर सन रह गए। सन्यासी को सारी बात समझ में आ गई और उस परमहंस जी के पास जाकर के उन्होंने उनसे माफी मांगी और कहा, आज आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया है, मुझे आज सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, हमें भी ये देखना है कि हमारा वक्त, हमारा समय कहाँ लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो जिंदगी भर उस कार्य में लगे हुए हैं जिसको आज हम कर रहे हैं, हमारी कीमत भी 20 रुपए के बराबर ना रह जाए और फिर हम अफसोस करें कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो दुकान कर रहा हूँ, और वहां से कुछ मिले ना। फिर क्या होगा दोस्तों। उस सन्यासी के एक निर्णय ने, जो उसने 20 वर्ष पहले लिया था, उसका 20 वर्ष बर्बाद कर दिया। कहीं आपका भी समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है। सोचें जरूर दोस्त। अगर आप वक्त के अनुसार नहीं सोचेंगे, अगर आप समय के अनुसार नहीं सोचेंगे कि मेरा एक एक मिनट ये कहाँ जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में परिस्थितियां बहुत विकट हो जाएंगी। और वक्त जब गुजर जाएगा, तो वक्त जब सिखाता है तो आपके पास वक्त नहीं होता है संभलने का। तो वो वक्त सिखाए उससे पहले हमें खुद वक्त को सिखाने से पहले खुद सीख लेना है कि वो वक्त ना आए कि हमें वक्त सिखाए जो है। तो इस कड़ी में मैं अब आगे अपने एक ग्रेट लीडर को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 25 मिनट का समय हो चुका है
और टीम में काफी साथी हैं जिनको भी क्रमबद्ध तरीके से सबको बोलने का मौका देना है, जिसकी वजह से वो भी अपनी बातों को रखें, अपने एक्सपीरियंस को रखें। क्योंकि सिस्टम में जब हम आते हैं जूम मीटिंग में, तो बहुत सारे साथियों की बातें सुनते हैं, एक्सपीरियंस सुनते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम इस फील्ड में आगे लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो अगले साथी हमारी नोएडा से अलका चौहान जी हैं, जो बहुत अच्छी लीडर है और अकेले चलने का दम रखती हैं। और सर से कहूंगा कि एक बार अलका चौहान जी का माइक जो है अनम्यूट किया जाए। ये एक ऐसी लीडर है जो अकेले चलने का दम रखती है, कभी किसी को देखती नहीं है। और लगातार अलका जी के साथ लगभग 3-3.5 साल के साथ साथ जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और इनकी बातों को अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कभी किसी चीज को निगेटिव नहीं, शुरू में हाँ इनको बिजनेस समझ में नहीं आया तो कुछ बातें चलती थी, लेकिन जब इन्होंने बिजनेस की गहराई को 6 महीने साल भर के अंदर जब पूरा समझ लिया, तो इन्होंने कभी नेगेटिव नहीं देखा, चाहे कोरोना आया हो या कुछ भी आया। तो इनकी बातें इन्हीं की जुबानी सुनेंगे या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अगली आवाज अलका चौहान जी, नोएडा से। हेलो, थैंक यू सर। हेलो, जय जय एमबीडी। जय जय। और सभी साथियों को जय जय एमबीडी। और धन्यवाद करती हूँ सर कि आज फिर मौका मुझे आपने दिया बोलने का। दोस्तों, जैसे कि नाम तो सर ने बता ही दिया, अलका चौहान, नोएडा से। पीछे मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से ही बिलोंग करती हूँ। और नोएडा भी, जैसे कि सर ने एक कहानी सुनाई है, और कहीं ना कहीं इस कहानी के तरह ही हमारी जिंदगी भी होती है हम सबकी लाइफ में। और ऐसे ही हम बढ़ते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि हम चल कहाँ रहे हैं, कहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जानकारी भी नहीं होती है। और जैसे कि मेरी बात की जाए तो मुझे तो इस चीज की जानकारी ही नहीं थी कि आखिर, क्योंकि 90% लोग कहीं ना कहीं अपने दुकान या नौकरी में ही उलझ के रह जाते हैं, और वो एक वही रहता है कि हमें बस सिर्फ कमाना और खाना ही है। लेकिन लाइफ का कोई पता नहीं होता है कि हमें आगे करना क्या है। तो ऐसे ही सारा कुछ मेरी लाइफ में भी चल रहा था, और मैंने भी ज्यादा यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन सपने थे कि एक पढ़ लिखकर एक टीचर बनूंगी। तो कहीं ना कहीं इतनी पढ़ाई नहीं हो पाई जिससे कि मैं टीचर बन सकूं। लेकिन जब कहते हैं कि दिल में कुछ करने की चाह होती है, तो शायद उस जगह पढ़ाई ही मायने नहीं रखती है। और ये अवसर मुझे मिला, और जब मुझे भी ये अवसर मिला, और तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि गांव से जब नोएडा आई तो कुछ सपनों को लेकर आई कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और हस्बैंड की भी एक जॉब ही थी जिसमें सिर्फ घर के खर्चे ही चल पा रहे थे। लेकिन सोचा कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो घर के खर्चे तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो सोचा कि कुछ ना कुछ मुझे भी करना चाहिए। तो साथ ही साथ मैंने एक सिलाई का भी काम करना शुरू किया, लेकिन उस सिलाई के काम में भी सिर्फ उतना ही लिमिट का ही कमा सकती थी। लेकिन उसी वक्त मुझे इस सिस्टम की जानकारी मिली, जेएमबीडी बिजनेस मिला। किसी न किसी के माध्यम से ही दोस्तों अवसर आता है हर किसी के पास, और ये अवसर मेरे पास भी आया 3 साल पहले। एक बीमारी के माध्यम से ही आया था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये अवसर मेरे पास जो आया है वो इतना बड़ा अवसर आया है। और जब इसकी गहराई में गई तो बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला, बहुत बड़ा ही भंडार मिला। जिस चीजों को मैंने भी देखा और समझा, और फिर उस पर चलकर आगे प्रयास किया चलने का। तो जैसे कि कहते हैं कि वक्त, और सर का टॉपिक भी वक्त के ही ऊपर है। दोस्तों, वक्त हर किसी की लाइफ में आता जरूर है एक बार, लेकिन उस समय हमें तय करना होता है कि हम क्या उस वक्त के अनुसार चल पा रहे हैं।
मेरे पास भी आया था वक्त और मैंने उस वक्त को समझा और उस पर हमेशा प्रयास किया कि इस पर खरी उतरूं। और ऐसे ही चलते चलते फिर आज बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, क्योंकि जैसे कि फील्ड में जब शुरुआती दौर में निकली तो बहुत ही ज्यादा मार्केट में जब निकली तो निगेटिव भी हुई, और ये मानव नेचर है, हर किसी को निगेटिव होना ही पड़ता है। लेकिन साथों साथ जब हमारे अपलाइनों का सपोर्ट था, हमारे गुरुओं का सपोर्ट था, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी एक तरफ हो जाया करती थी। और आज देखा जाए तो आज मैंने किसी को देखा नहीं कि कौन चल रहा है, कौन आया, कौन खत्म हो गया है। जब शुरुआती दौर में आई थी तो जब मैं लोगों को देखा करती थी बहुत अच्छा लगता था कि आज ये सब कर पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, कर ही नहीं पाऊंगी। बिल्कुल अपने आप में विश्वास ही नहीं था कि मैं इस सिस्टम को कर पाऊंगी। लेकिन एक ये था कि करना तो है, कैसे करना है नहीं पता। लेकिन धन्यवाद करती हूँ मैं अपने ग्रेट अपलाइन मुकेश सर का और ओम सर का, जिसकी वजह से मैं इस सिस्टम में चल पाई। आज शायद ओम सर और मुकेश सर ना होते इस सिस्टम में तो मेरा आना, मेरा चलना मुश्किल ही था। लेकिन जैसे जैसे मुझे बताया गया वैसे मैंने चलने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं नादानी भी की है, गलतियां भी की हैं। लेकिन गलतियों से सीखा ही जाता है और सुधार किया जाता है, वही प्रयास मैंने भी किया। गलतियां तो बहुत की हैं, लेकिन प्रयास रहा कि इस गलतियों को दोहराऊं ना, और सीखने का प्रयास किया। दोस्तों आज हमें, अगर हम इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए हैं तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। और जब शुरुआती दौर में मैं भी फील्ड में निकल जाया करती थी, बिना सीखे ही निकली थी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि जब हम सीखते नहीं हैं, बिना हथियार के हम बाहर चलते हैं तो लड़ाई में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। लेकिन सुधार भी फील्ड से ही आता है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो एक सुधार भी वहीं से मिलता है हमें कि आखिर हम गलती क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमें अपने अपलाइनों से सीखने को मिलता है कि कहाँ हमने कौन सी गलती की है। आज इस सिस्टम को करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम कुछ सीख लेते हैं तो फिर एक मन में विश्वास बन जाता है कि हाँ अब तो हम तो कर सकते हैं। तो आज वो विश्वास भी मेरे मन में बन चुका है और आज सपोर्ट हर किसी का मिल रहा है। आज हो सकता है कि मैं सिलाई करती रहती, अगर सिलाई अकेली कर रही हूँ, अगर कोई काम बिगड़ गया है तो वो मुझे ही संभालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पहली चीज तो अगर बिगड़ता नहीं है और बिगड़ भी गया तो संभालने के लिए सबका सपोर्ट रहता है। तो जब सबके साथ, सबके सहयोग के साथ हम इस बिजनेस को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, तो हमें इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। और आज चलते हुए जैसे कि शुरुआती दौर में चली, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, लेकिन कभी निराश नहीं हुई, ना कभी मैंने ये देखा कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। मीटिंग में जाना बहुत जरूरी था और हमेशा जैसे कि बदरपुर में मीटिंग हुआ करती थी ओम सर की, मुकेश सर की, तो जिस भी समय मुझे बुलाया जाता था मैं नहीं देखती थी कि रात है या दिन है, दोपहर है, क्या है, चल पड़ती थी। और आज चलने का ही नतीजा रहा, और आज भी आगे भी नहीं पता कि कौन कब तक चलेगा। लेकिन अपने आप में एक आत्मविश्वास बन चुका है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे लाखों करोड़ों रुपए कमाना है। तो भले ही आज कोई ना भी चले फिर भी चलने के लिए हिम्मत रहेगी, क्योंकि मैं फिर से टीम को अपनी खड़ी कर सकती हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक जज्बा और अपने आप में एक आत्मविश्वास आ चुका है। तो निराशा हमें कभी नहीं लानी है, लेकिन एक जिद लानी है कि हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, और यही मैंने भी किया। और आज सपोर्ट हर जगह से मिल रहा है, और धन्यवाद करती हूँ अपने महागुरुओं का। आज जैसे कि रमेश सर,
ग्वालियर में बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और अमित जी ग्वालियर में हैं, तो बहुत ही खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत खुशी मिल रही है कि आज हमारे अपलाइन हमारे ना होते हुए पर भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो आज हमारे अपलाइन हम सबके सहयोग के लिए खड़े हैं। तो हमें भी अपना पूरा विचार, पूरा मन बना लेना है कि हमें भी कदम से कदम मिलाकर इस बिज़नेस को करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। वक़्त हर किसी को मिलता है, लेकिन उस वक़्त पे हमें भी समझना है और आगे बढ़ना है। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी पूरी टीम का, जो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज चाहे वो बबीता मैम हों, चाहे सरोज जी हों ग्वालियर से, दीपा जी, अलका जी हों, केला जी हों, हर किसी का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे से। और मैं चाहती हूँ कि इनके लिए मैं इनकी कामयाबी का एक हिस्सा बनूँ और इन सबको मैं उस कामयाबी के दौर पे लाऊं। मुझे भले ही कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं सबके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी हम सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की कामयाबी का एक उदाहरण बन सकेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज मुझे ये मौका मिला। और भी साथियों को बोलना है और मैं चाहूँगी सर कि अगली मीटिंग आप कंटिन्यू रखें अपनी। थैंक यू सर। जय जय एमबीटी। बहुत अच्छा बोला अलका जी, आपने बहुत कम समय में बहुत गहरी बातें रखी हैं। और अलका जी एक ऐसे लीडर हैं, अगर इनको कोई सा भी कार्य दे दिया जाए कि यहाँ जाना है वहां जाना है और टाइम सेट कर दिया जाए तो वहां पहुंच जाती हैं। और अगर वहां पे समय एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो कभी वहां रुकने के लिए मना नहीं करती हैं। तो और अलका जी ऐसी हैं कि अगर कहीं रास्ते में जा भी रही हैं तो बस में, ट्रेन में लगातार प्रोस्पेक्टिंग करती रहती हैं। और अभी पिछली बार जब ये गई थी, उन्होंने एक जगह प्रोस्पेक्टिंग की थी बस में ही, और वहां पे एक साथी मिले थे इन्हें, और केवल फोन के थ्रू ही इतना विश्वास दिलाया इन्होंने कि उस पर्सन ने 3,000 रुपये अलका जी के अकाउंट में भेज दिए। और फिर लखनऊ से जो है किट जो है उनके पास चले गई। उस समय वो नागपुर में रहते थे और अभी उनसे मिल करके आ रहे हैं औरैया में, और काफी अच्छा बिजनेस वहां निकलेगा। तो ये एक प्रोसेस है। अलका जी ने बहुत सारे लोगों को बस में बोला होगा, ट्रेन में बोला होगा, लेकिन क्या सभी लोग आगे आएंगे? वही जिनकी किस्मत में होगा, और जिनकी किस्मत में नहीं होगा वो नहीं आएंगे। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है केवल प्लान देना, प्रोस्पेक्टिंग करना, फॉलो अप करना। हमें इस क्रम को लगातार बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम का आंकड़ा कहता है आप 10 लोगों को बताएंगे तो एक व्यक्ति आएगा। लेकिन हमें ये सोचना है क्या हमने 10 को बताया? हम पहले से उम्मीद करना शुरू कर देते हैं कि सर एक को प्लान दिया, वो आया नहीं, अब क्या होगा आगे? दोस्तों आगे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन सिस्टम से चलोगे तो। 10 को देना है तभी तो उम्मीद करिए जो है। और लिस्ट तो बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया बैठी हुई है। किसने बोला है कि आप केवल अपने रिश्तेदारों को दो? रिश्तेदारों के अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं। तो कभी अपनी लिस्ट की चिंता ना करें, लिस्ट का भंडार बहुत है। बस ये है कि आपको चलना आना चाहिए। शुरुआत में जैसे अलका जी ने बोला कि डगमगाई, लेकिन जब अपलाइन का सपोर्ट रहा तो अलका जी को एक एक चीज की गहराई बताई गई और वो लगातार चलते चले गए। तो आप सबके अपलाइन भी इसी क्रम में लगे हुए हैं। आप कभी निराश नहीं होना। कोई सी भी समस्या आती है, कोई सा भी नेगेटिव विचार आता है तो तुरंत अपने अपलाइन से संपर्क करें, और आपका अपलाइन उन सारे समस्याओं का समाधान करेगा और आप उनके साथ मिलकर के आगे बढ़े। तो इसी क्रम में मैं फिर अगली आवाज दिल्ली से धन सिंह जी, हमारे मित्र जो अपोलो में काम करते हैं और काफी समय से हमारे साथ बने हुए हैं, और उपचार के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, लोगों की बीमारियों के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, काफी अच्छा प्रोडक्ट निकालते हैं।
तो मैं सर से चाहूंगा कि अगली आवाज मिस्टर धन सिंह जी की, उनके माइक को अनम्यूट किया जाए। धन सिंह बेस्ट, दिल्ली से। धन्यवाद सर। वेलकम सर। आज जय जय मेरी सभी को। जय जय एमबीडी। एक बार फिर आपने आज मौका दिया मुझे जूम मीटिंग में बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले सबको जय जय एमबीडी एक बार दोबारा करता हूँ। और आज मैं नाम तो बता ही दिया, धन सिंह, अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। और जेएमबीडी को अभी तक पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ। और पार्ट टाइम करते हुए बहुत कुछ जो भी यहाँ से सीखा है, लोगों को जो प्रोडक्ट हैं हमारे, इतने लाजवाब प्रोडक्ट हैं कि इन प्रोडक्टों से मेरी शुरुआत हुई थी। मेरे हाथों में जो लगभग 15-16 साल पुराना एक्जिमा हो चुका था, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो जब मैंने इस जेएमबीडी को ज्वाइन किया तो यहाँ से मेरे हाथों में जो एक्जिमा हो गया था, हाथों को दिखाने में शर्म लगती थी मेरे को। या तो मैं जेब में डाल लेता था हाथ, या पीछे कर लेता था, कोई सामने होता था तो ऐसी शर्म लगती थी हाथ दिखाने के लिए। तो मैंने बहुत सारा उपचार किया, अपोलो में किया, अपोलो के बाहर भी किया, आयुर्वेदिक भी किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और जब मैंने जेएमबीडी का हेयर ऑयल और पंचतुलसी लगाना शुरू किया तो मेरे हाथों के एक्जिमा आज बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो चुका है। और उसके बाद जब मुझे बीच में पाइल्स हो गई तो मैंने हॉस्पिटल में दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला कि ये ऐसे ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, एडमिट हो जाओ। आप तो स्टाफ के ही हैं, आपका तो वैसे ही हो जाएगा, 1 दिन लगेगा और ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। लेकिन घर आया तो स्टोर पर गया, स्टोर से मैंने जेएमबीडी की पाइल्स वेल ली और लेना शुरू किया। और एलोवेरा वगैरह ये तो मैं लेते रहता था पहले से ही। तो एकदम जल्दी इसका असर हुआ। लगभग 8-10 दिन में ही मुझे बहुत फर्क पड़ना शुरू हो गया। और मेरी ये जो डिब्बी थी 60 टैबलेट की, इसको लेने से पहले ही मेरा खत्म होने से पहले मेरा पाइल्स ठीक हो चुका था। और आज लगभग बहुत सारे लोगों को मैं पाइल्स वेल की दवाई देता हूँ, पाइल्स की। और आज भी मेरे पास कितने सारे ऑर्डर हैं, लेकिन अभी स्टोर पे शायद पाइल्स की टैबलेट है नहीं, तो इसलिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने पाइल्स की टैबलेट दी और सही भी हुए हैं लोग बाग। तो इनसे मतलब प्रोडक्ट की कोई वो भी नहीं है हमारे की, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट आप आंख बंद करके दे सकते हैं किसी को भी। तो और इसके भी बीच जब हम सीखने की बात जहाँ आती है, तो हर कोई मीटिंग में, डिप्लोमा में, आज तक कोई भी मीटिंग, डिप्लोमा, सेमिनार, एनिवर्सरी मैंने नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि लखनऊ भी हम 2-3-4 बार 3 बार लगभग मैं लखनऊ जा चुका हूँ सीखने के लिए। तो इस सिस्टम में आने के बाद जब तक हमें सीखना मतलब जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, लोगों को बता नहीं पाएंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है इसमें। और सीखते हुए आज हो ही रहा है, मतलब काम। शुरुआत में बहुत अच्छा हमारे टीम बन गई थी, लेकिन जब कोरोना आया तो उसके बाद सारा टीम इधर उधर हो गई। और अब दोबारा प्रयत्न जारी है टीम बनाने का। और इसमें काम बहुत जोरों से हो रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सर को बोलूंगा कि आप आगे की मीटिंग जारी रखें। धन्यवाद सभी को। जय जय। शुक्रिया धन सिंह जी। और ये एक प्रोडक्ट का दम है, पाइल्सवेल, जो अमित जी इसके बारे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, इसकी बारीकी में सारी चीजें बताते हैं। तो अमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो अक्सर प्रोडक्ट की बहुत गहराई को रखते हैं और सब लोगों को बहुत आसानी से समझ में भी आ जाता है। ऐसा नहीं रहता है कि हाँ कोई सवाल करे, सर मेरी समझ में नहीं आया।
क्योंकि एक एक चीज को बिल्कुल ओपन करके अमित जी रखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है और इन चीजों से क्या क्या हमें फायदा होता है। तो दोबारा कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कि आप हर प्रोडक्ट की जानकारी को काफी बारीकी से देते हैं। तो धन सिंह जी ने इसकी पाइल्स वेल की बारीकी को समझा और जब इनको आराम मिला तो इन्होंने फिर ये नहीं देखा, इन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल में काम तो करता ही हूँ और बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, डॉक्टर लोग ऑपरेशन के लिए कहते हैं, लेकिन धन सिंह जी किसी प्रकार से समय निकाल करके उन लोगों से मिलते हैं और उनको जो है प्रमोट करते हैं। हर आदमी तो नहीं आता है, वो बिलीव नहीं करता है, क्योंकि अभी भी काफी सारे लोगों का फोकस रहता है कि एलोपैथिक इलाज सर्जरी वगैरह करा लीजिए वहीं से हो जाएगा। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, बस उन्हें पता नहीं रहता है। तो हमारा काम यही है कि हमें केवल जानकारी देना, और जो समझेगा वो आएगा, वो ठीक हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो बाद में समझेगा, क्योंकि समझना तो उसे है एक ना एक दिन। तो इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहता हूँ नोएडा से ही अलका सिसोदिया जी, जो एक बहुत जाबाज लीडर हैं और अभी उनका शुरुआती दौर है, लेकिन एक बहुत लाजवाब उनके ऊपर ही आया है। और जब से उनके ऊपर जो बीमारी थी इनको वो बताएंगी, वो जब से वो ठीक हुई हैं तो उन्होंने इसकी जानकारी को बहुत सारे लोगों को बताना शुरू किया और बिजनेस का फैलाव जो है बढ़ना शुरू हो चुका है। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगली आवाज अलका सिसोदिया जी की, इनका माइक अनम्यूट किया जाए। जय जयम्बेडी सभी को। जय जयम्बेडी। धन्यवाद सर, आज जूम मीटिंग में फिर से बोलने का मौका दिया। जैसे कि नाम तो मेरा जानते ही हैं सभी लोग, मैं अलका सिसोदिया, पीछे आगरा से हूँ मैं। तो हर किसी के सपने होते हैं कुछ न कुछ, मेरे भी थे। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। पढ़ाई का भी बहुत शौक था, पढ़ लिख के कुछ करूं, कुछ बनूं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां घर में चल रही थी जिसके कारण नहीं हो पा रहा था। घर में सबसे बड़ी थी मैं, तो देखती थी तो थोड़ा अजीब सा भी लगता था। समझती थी, मैंने कहा कोई नहीं। और भाई बहन छोटे छोटे थे। इसी क्रम में चलता रहा घर पे। फिर कुछ टाइम बाद जल्दी से कम उम्र में शादी भी हो गई, और वहां पे ससुराल में सबसे छोटी थी, तो वहां पे भी कुछ ज्यादा किसी का सपोर्ट नहीं मिला। इसी तरह चलता रहा। धीरे धीरे फिर सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं भी जॉब करना चाहती थी। मैंने कहा जॉब करके घर में कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा हस्बैंड के साथ भी। और वैसे भी तो हस्बैंड बाहर रहते थे मेरे। पहले दिल्ली में जॉब किया करते थे, फिर वो अहमदाबाद चले गए, तो मैं घर पे रहती थी। तो घर में ऐसे ही चलता था, सब अपना अपना देखते थे, कोई किसी का मतलब वो नहीं। उसके बाद में फिर मैंने कहा मैं भी बाहर चलती हूँ और मैं भी साथ में जॉब वॉब करूंगी, क्योंकि वो छोटे थे और थोड़ा घर में किसी से कुछ कहते नहीं थे। मतलब जो भी था घर में दे दिया अपना, मतलब नहीं सोचना, हर चीज में झिझक और वो। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। धीरे धीरे फिर बच्चे भी हुए और वो भी बड़े हो रहे थे। उसके साथ साथ मेरी भी भाई इस तरीके से तो उनकी काम वाम का ऐसे ही चल रहा था, ज्यादा खास नहीं। तो मैंने कहा मैं सपोर्ट करूंगी, बराबर चलते हैं। तो मेरे बड़े भाई साहब थे, जेठ, उन्होंने बुलाया कि चलो अहमदाबाद आ जाते हैं। वहां हम गए तो उन्होंने देखा कि अब ये भी जॉब करेंगी यहाँ पे। तो हर घर में मतलब ऐसे ही होता है, एक दूसरे से जलीस फील होती है सबको ही। तो
वहां से फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अब ऐसा करो आप लोग, पहले बोले कि साथ में रहेंगे, फिर उसके बाद में बोलते कि नहीं ऐसा करो आप लोग, मतलब टूंडला चले जाओ वापस, यहाँ महंगाई बहुत बढ़ रही है, नहीं हो पाएगा इतना, मतलब जॉब भी इनकी ठीक ठाक नहीं चल रही है। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद में मैंने सोचा, मैंने कि मैं अब वापस तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां पे सब लोगों ने बोला है कि वहां गई है, और फिर ये वापस आ गए यहाँ पे। तो फिर उस टाइम पे मेरे हस्बैंड तो वहीं रह गए, लेकिन मेरी सास साथ में थी, तो मैं उनके साथ में वापस दिल्ली आई, जनरल में, बच्चों को लेके दोनों को। अ, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा दिल्ली में वैसे पूरी फैमिली रहती है, रिलेटिव है काफी लोग, मकान वकान सबके हैं, तो उन लोगों ने भी कहा कि यहीं रहो। मैंने कहा फैमिली में तो अब रहना ही नहीं है, बाहर ही रहो, वही अच्छा है। मुझे शुरू से ही मतलब मेरा ये रहा है कि मेहनत कर लो, लेकिन किसी की सुनो नहीं, सुनना पसंद नहीं है मुझे। तो सबका यही था। मैंने कि 4 दिन के बाद फिर से वही ड्रामा होगा, इसलिए फिर मेरी एक फ्रेंड रहती थी, तो उनके जरिए से मैं फिर यहाँ नोएडा आई। नोएडा में 15 दिन अकेले बच्चों को लेके अपनी सास के साथ में, अ, फिर उसके बाद में मैंने जॉब वॉब का वो किया। लाइफ में काफी स्ट्रगल रहा है। तो उसके बाद में फिर मैंने स्टार्टिंग में मैंने कंपनी लाइन में जॉब पकड़ी, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे साथ में, और बच्चे भी, एडमिशन वगैरह सब चालू हो गया था। तो मैंने सोचा, क्योंकि लास्ट टाइम में इस तरीके से सबने धोखा दिया कि अब मतलब बच्चों का एडमिशन भी आ रहा है, तो ये कुछ नहीं हो पाएगा इसका। लेकिन मैंने ठान रखा था, मैंने कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चाहे, मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे बहुत डर भी लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि गांव से थी, इतना वो नहीं था कि सुनती थी कि दिल्ली और नोएडा में काफी ऐसे केसेस होते हैं, तो डर भी बहुत लगता था। लेकिन कर रही हिम्मत करके मैं निकल आई। मैंने कि अब वापस मैं घर नहीं जाऊंगी। तो यहाँ आने के बाद में फिर फर्स्ट टाइम मैंने कंपनी लाइन में जॉब पकड़ी, तो वहां पे 8 घंटे की जॉब थी, लेकिन ओवर टाइम चलता था डबल। तो मैंने 16-16 घंटे उसमें जॉब की। सुबह 5 बजे निकलना होता था घर से, रात के 11 बजे आती थी मैं। बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं। उसके बाद मेरे हस्बैंड 15 दिन बाद आए यहाँ पे। ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे। फिर क्योंकि बेटे की भी थोड़ी तबीयत सी ऐसी खराब रहती थी, तो मैंने कुछ टाइम 5-6 महीने कंपनी में जॉब की। वहां पे मोबाइल नहीं ले जाने देते थे, तो मुझे घर की भी काफी टेंशन रहती थी। मैंने कहा पता नहीं बच्चे की तबीयत कैसी है ऐसे। और तो उसमें फिर, और मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि पूरा पूरा 8 घंटे लेते थे ओवर टाइम। तो खड़ और स्टैंडिंग की ड्यूटी थी, तो एक ही जगह खड़े रहे बराबर, तो पैरों में सूजन भी आ जाती थी और काफी दिक्कत होती थी। लेकिन उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत थी, तो मैंने किया बराबर। उसके बाद में फिर मैंने वहां से छोड़ के फिर पास में ही लोकल पकड़ा, क्योंकि बच्चे को मेरे को फीवर आता था माइल्ड का, 105, 105। तो बड़ी टेंशन भी रहती थी बहुत ज्यादा। मैंने कहा मोबाइल वोबाइल नहीं लेके आने देते, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो लोकल में ऐसी पकड़ी जॉब। उसके बाद में कुछ टाइम किया इधर भी, दो दो 2-2.5 साल जॉब की इधर। किसी का भी सपोर्ट नहीं था, हस्बैंड भी मतलब इतना वो नहीं के बच्चों की तरफ ध्यान, तो बड़ी टेंशन शुरू से ही रही है। उसके बाद में फिर खुद की भी तबीयत इतनी खराब हुई, तो दवा ववा ऐसे ही लेते रहे, ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ऐसे ही हो रहा होगा। बाद में चेकअप वगैरह करवाए, टेस्ट वगैरह करवाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उसमें मुझे पथरी की प्रॉब्लम हो गई थी।
तो पथरी की फिर मतलब पित्त की थैली में थी, तो उसका तो मतलब बाहर तो सब ऐसे ही बोलते हैं ना कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। आयुर्वेदिक में कुछ जड़ी बूटियां वगैरह देते हैं, तो उस चीज पे मैंने इतना भरोसा नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि 100 में तो 90% लोग यही बोलते हैं कि आयुर्वेदिक हो चाहे कुछ भी, होम्योपैथिक हो, कुछ भी हो, लेकिन गॉल ब्लैडर का कोई इलाज नहीं है, मतलब पथरी का। तो ऐसे करके फिर मेरी भाभी को भी थी पथरी। मैंने कुछ टाइम इंतजार किया, मैंने सोचा मैंने कि नहीं देखते हैं, क्योंकि मुझे शुरू से मुझे फीवर भी होता था, तो कभी दवाई और सुई से मुझे इतना डर लगता था कि बुखार आया और डॉक्टर ने बोला कि सुई लगेगी, तो मेरा फीवर फिर पहले ही चला जाता था। इतना डर लगता था, तो इस वजह से मैंने कुछ टाइम दिया, ऐसी खींचती रही। तो मेरी मम्मी थी, बोली कितनी परेशानी हो रही है, देखो और इलाज करवा लो, अगर वही होना है तो फिर करवा लो, क्यों इतना परेशानी उठा रहे हो, और वो तो करवाने ही बढ़ा क्यों रहे हो, और बढ़ जाएगी तो और दिक्कत होगी, बच्चे भी है साथ में, ये सब कुछ होता है। तो ऐसे करके तो मैंने कहा ठीक है, नहीं थोड़े टाइम और देखती हूँ, बाई चांस अभी इतनी खास वो नहीं हो रही है तो मेडिसिन लेती रहती। तो मेरी भाभी को भी थी, तो उन्होंने पहले कुछ थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों की और वैसी दवाइयां खाई। तो मैंने सोचा कि इनको अगर सही हो जाती है तो फिर उसके बाद में मैं भी ले लूंगी, तो मैं बच जाऊंगी इससे, ऑपरेशन से। अ, उन्होंने काफी टाइम कुछ दालें वगैरह और वैसे कुछ घरेलू नुस्खे किए, तो उससे उनको पेन तो नहीं होता था, उनको मुझसे ज्यादा दिक्कत होती थी, मतलब दर्द बहुत ज्यादा होता था। तो उससे उनको रिलीफ मिला थोड़ा बहुत। उसके बाद में उन्होंने कुछ वैसी दवाइयां खाई, तो कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद में मैं भी अपना अल्ट्रासाउंड करवाने गई, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी। तो कुछ लोग और भी मिले, जैसे मिल ही जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने जाओ या डॉक्टर के पास जाओ तो काफी लोग मिल जाते हैं कि ऐसे वहां दवाई मिलती है, उससे सही हो जाती है। तो और कुछ लोग बोलते हैं कि 4 लोग, एक अगर सही बोलेगा तो 4 लोग वैसे मिल जाएंगे कि नेगेटिव बात करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो माइंड चेंज हो जाता है एकदम। बस यही लगता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन ऑपरेशन। तो मेरी भाभी ने फिर, उनको ये दिक्कत हुई कि उन दवाइयों से उनको ऐसा साइड इफेक्ट हुआ कि उनकी पित्त की थैली में इन्फेक्शन होने लगा। जो पथरी थी वो टूट के उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उसका इन्फेक्शन फैलने लगा। अब ये सब सुन के तो फिर मुझे इतना डर लगा, मैंने कि मैं तो झेल भी नहीं पाऊंगी इस तरीके से। तो इस वजह से फिर मैंने भी बस वही सोच लिया कि मैंने कि करवाना ही है, ये टेंशन तो खत्म हो जाएगी कम से कम। तो उसके बाद में फिर मैंने वो ऑपरेशन भी करवा लिया। मैंने ये सोच के करवा लिया, मैंने कहा डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन करवा लिया कि ये परेशानी जो है खत्म हो जाएगी। न खा सकती थी और हमेशा घबराहट रहती थी, मैंने कि ये सब दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में एक बार करवा लेते हैं, आंख बंद करके गए, वो भी करवा लिया। उसके बाद में भी एक एक 2 ढाई 3 महीने तो वैसे भी दिक्कत रहती है, काफी रही। फिर धीरे धीरे मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, तो उसके लिए मैं बात करती तो जैसे सब लोग बोले कि दोबारा से वही बात करो जाके, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये ऑपरेशन भी हर किसी को सक्सेस नहीं होता, सब लोग मतलब यूं बोलते हैं ना जल्दी से। आज भी जैसे मैं कई लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि जो मुझे दिक्कत हुई उसको लेके, क्योंकि हर किसी की बॉडी हर चीज को सूट नहीं कर पाती है, सबकी अलग अलग होती है। तो मैंने यही सब सोच के सबसे बोलती भी हूँ। तो मुझ भाभी को दिक्कत नहीं हुई इतनी, लेकिन मुझे इतनी दिक्कत हुई कि उसके बाद में मैं गई डॉक्टर के पास। मैंने उनसे बोला, मैंने कि डॉक्टर साहब मुझे इतनी दिक्कत हो रही, मैंने खाना मैं बिल्कुल नॉर्मल खा रही हूँ, पानी पी रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैंने मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेट में मरोड़ दर्द और तुरंत लेट में जाना। तो फिर उन्होंने बस वही एक जवाब कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा।
फिर मैं दूसरी बार गई, कुछ टाइम फीस भी लगती थी और वैसे भी आना जाना, और ये भी सोच लेते थे कि शायद टाइम लगेगा अभी, तो कुछ टाइम बाद जाएं, शायद कुछ टाइम बाद आराम मिल जाए। ऐसे सोच सोच के इतना टाइम निकल गया, मुझे धीरे धीरे करके 1 डेढ़ साल हो गई। 1.5 साल तक मुझे इतनी दिक्कत रही, फिर मैंने वहां से बोलना ही बंद कर दिया। मैंने मैं जाऊंगी, फीस दूंगी, फिर से वही और मेडिसिन लिख देंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसके चलते चलते धीरे धीरे ऐसे ही दुकान से मेडिकल से मेडिसिन वगैरह ले लेके खाती रही, ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे फिर और दिक्कत बढ़ी मुझे, फिर से तबीयत खराब हुई अचानक। घर में भी सब लोग परेशान रहते थे कि हमेशा आए दिन बीमार रहती हो, तो मुझे भी थोड़ी टेंशन होती थी। मैंने कि अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात तो है नहीं। उसी बीच मेरी एक फ्रेंड बबीता जी है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है, थोड़ा ऐसे लग रहे हो, तबीयत सी खराब। मैंने की हाँ तबीयत खराब है, मैंने काफी टाइम से पता नहीं चला। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें थोड़ा इन्फेक्शन था उस टाइम पे। उसके बाद में मैंने बताया, तब से मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, मैंने करवाऊंगी, पता नहीं चल रहा, मैंने दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो इतनी मेरी रास्ते में चलते चलते बात हुई। उसके बाद में मैंने उनसे कुछ ज्यादा नहीं बोला, मैं घर आ गई। उसके बाद में उन्होंने लॉन्ग शॉर्टकट में थोड़ी सी बातें बताई कि ऐसे ऐसे वहां से लो, काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं और अच्छे अच्छे से मतलब आपको आराम भी मिलेगा और उससे आप आगे भी कुछ कर सकते हो। मैंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया क्योंकि माइंड इतना अपसेट था। घर आ गई, कुछ टाइम के बाद धीरे 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 मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो एक अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद में मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी जगह उस दूसरे दिन जाके फिर मैंने दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया, मुझे रिसोली हुई थी। वही इन्फेक्शन की मैं वैसे 3 महीने दवा खा चुकी थी, लेकिन उसके बाद में भी वो पूरी रिसोली बन चुकी थी, 45 और 50 mm की 2। तो उसकी बात की मैंने डॉक्टर से, तो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन होगा इसका। मैंने अब उनसे तो कुछ नहीं कहा, बोले कि बच्चे वगैरह पूछा कितने बड़े बड़े हैं, वो सब बताया। मैंने ऐसी कोई टेंशन नहीं, मैंने आप बताई बच्चों की, मुझे कोई टेंशन नहीं है ऐसी खास। तो बोले कि वो ठीक है, आप थोड़ा अपना खा पी के सेहत थोड़ी सही कर लो। मैंने कहा सर बिना ऑपरेशन के काम नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, ये अगर हम 2-4 टाँके लगा के अगर वो निकाल भी देते हैं तो फिर दिक्कत, फिर से इसकी कोई गारंटी नहीं कि दोबारा नहीं होगी, फिर हो जाएगी। लेकिन इसका बस वही एक समाधान है कि ऑपरेशन करवाओ, इसे हटाओ। मैंने कहा अच्छा। उस समय तो मैं घर आ गई, चली आई, उसके उनसे तो कुछ नहीं कहा। मैंने ठीक है बताती हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन फर्स्ट बार ऑपरेशन करवाने से इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी खराब हो चुकी थी कि यूं समझ लो कि मैं कुछ करने लायक नहीं बची थी। जहाँ मेरे मन में ये था कि मैं अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट करूंगी, उनसे भी थोड़ा हो जाता तो मैं बोलती, मैंने कि मैं खुद कर लूंगी, क्योंकि इतनी इनकम नहीं थी। उसके बाद घर आने के बाद में मुझे टेंशन में इतनी तेज फीवर हुआ, मेरी प्लेटलेट डाउन हो गई और फिर टाइफाइड भी हो गया। धीरे धीरे खाना पीना सब छूट गया। उसके बाद में फिर बबीता मैडम मेरे घर आई अलका मैडम को लेके, लेकिन बहुत मूड खराब था। इनकी मैंने बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, सुना सब कुछ, लेकिन बस ऐसे लग रहा था कि सब फेक है, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत वो मम्मी थी मेरी सासू माँ, उनको बताया, बोल रही थी कि देख लेना, लेकिन मैंने उनकी बातों में कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मुकेश सर भी आए, उन्होंने भी मुझे समझाया, काफी अच्छी लगी उनकी बातें मुझे, जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट से बात की, एक एक बात को बड़े उससे समझाया। तो मुझे भी थोड़ा सही लगा कि मैंने कि एक मौका देके और देख लेते हैं। पैसा तो कुछ, आर्थिक स्थिति भी खराब ही चल रही थी। तो अगर मैं सच बताऊं, आज तो मेरा उस समय ये था कि
बस मैं अब आत्महत्या कर लूं, ये हो रहा था, यूं समझ लो। क्योंकि न तो पैसा भी खर्च कर रही हूँ और तबीयत भी नहीं सही हो रही है। तो टाइम भी ज्यादा हो चुका है। बस मैं ज्यादा कुछ और नहीं बोलूंगी, बस यही कहना चाहती हूँ कि आज टाइम के ऊपर बात की रखी गई है कि टाइम रहते जो मैं नहीं समझ पाई, सबसे रिक्वेस्ट वही करती हूँ कि टाइम रहते समझ लीजिए। और हमारे प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं, तो मैंने उनको फिर विश्वास करके लिया। फर्स्ट बार नहीं लिया तो मेरी तबीयत और खराब होती गई, उसके बाद में जबरदस्ती मैम ने की, तो मैंने इस्तेमाल किए, तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। और आज मैं काफी लोगों को बता भी रही हूँ, और धीरे धीरे करके मेरे आसपास जो बिल्डिंग में थे मेरे पास में सब लोग यूज कर रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसमें। और आज मैं अपने आगरा में भी धीरे धीरे मेरे चल रहा है काम, वहां पे भी बता रही, तो काफी लोग विश्वास कर रहे हैं। किट भी एक फाइनल हो चुकी है, तो कभी फिर से मौका मिलेगा तब बताऊंगी ज्यादा बात से। तो सबसे मैं यही बोलूंगी कि आंखें बंद करके प्रोडक्ट में इतना दम है कि एक बार इंसान विश्वास कर लेना तो 100% उसका रिजल्ट है। तो आज मैं अपनी बातों को यही विराम करती हूँ। जय जयम्बीडी। आगे मुकेश सर जो भी बोलना चाहे बोले, क्योंकि टाइम हो चुका है। धन्यवाद सर। शुक्रिया अलका जी। और आज ज्यादा ही खोल करके आपने बोल दिया। कोई बात नहीं, आगे से इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जूम में और भी काफी सारे साथी होते हैं। तो बस लास्ट 2 मिनट की और मैं बात रखूंगा कि ग्वालियर से दुष्यंत जी, सर 2 मिनट में अपनी बातें रखिए, क्योंकि आपको ही बोलने का मौका दिया गया था, ये बोला गया था। तो एक बार सर फाइनल में लास्ट में दुष्यंत पविया ग्वालियर से 2 मिनट के लिए। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर, बताएं सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर टाइम तो बहुत हो चुका है, सर, बस 2 मिनट में। बस 2 मिनट में बात अपनी खत्म करना चाहता हूँ। जी। क्या है कि जेएमबीडी बिजनेस अच्छा है। अपनी अपनी बताऊं तो कहाँ से था, मैं फ्रॉम ग्वालियर से हूँ, दुष्यंत सिंह पवैया। तो जेएमबीडी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अच्छी प्रकार से करने का बिजनेस है। देखो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, अपना पेट पाल लो, अपने बच्चों का पेट पाल लो, अपना परिवार का पेट पाल लो। लेकिन जेएमबीडी एक ऐसा बिजनेस है कि अगर इसमें आप लगन से, मेहनत से, बहुत अच्छी तरह से अगर काम कर दोगे 1-2 साल में, तो शायद अपना पेट दूर, अपने बच्चों का पेट बहुत दूर, अपने बीवी बच्चों का पेट बहुत दूर, शायद पूरा खानदान का पेट पल जाएगा। इसलिए मेरे मैंने ये देखा है, अनुभव किया है। और अभी सभी साथियों को मैं नमस्कार कहता हूँ, और जो जेएमबीडी परिवार है, बहन है, भाई है, आदमी है, नमस्कार कहता हूँ लास्ट में। और मैं अपनी वाणी को यहीं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। शुक्रिया दुष्यंत जी, और आपने बहुत कम समय लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो अंत में यही कहना चाहूंगा सर कि इस बिजनेस को छोड़ने की जरूरत नहीं है साथियों, लगातार करें, प्रोडक्ट में दम है। 45-55 mm की भी रसोली निकली है 3 महीने के अंदर, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट भी आए हैं हमारे प्रोडक्टों से। तो लगातार प्रोडक्टों को यूज करते रहें। और दद्दा जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, ओम सर को, पंकज सर को, रमेश सर को, और उन सभी लीडरों को जो लगातार इस बिजनेस में आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, जिनके माध्यम से सभी को बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, एक एनर्जी जनरेट होती है, और सब लोग इस बिजनेस में, फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।